हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ 4th सेमेस्टर मैकेनिकल में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत आसान सा सब्जेक्ट है और इसे सिर्फ एज्यूम करना है या एज्यूम नहीं कर सकते तो आप इसे वीडियो के द्वारा समझ सकते हो, डायग्राम के द्वारा समझ सकते हो। तो आपको डायग्राम बेसिकली याद रखना है और आपको पूरे स्टेप्स समझ आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 1 लेक्चर 1 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब्जेक्ट। ठीक, तो ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट 1 है, उसका इंट्रोडक्शन है। तो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है? व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? व्हाट डू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपका क्या तात्पर्य है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपको कोई चीज़ बनानी है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो कोई चीज़ जब आपको बनानी है तो आपके पास कोई रॉ मटेरियल्स भी होने चाहिए। ठीक है, और बनानी है उसके लिए कुछ मशीन्स होने चाहिए, कुछ बीच का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस, इंटरनल कंडीशंस आपके साथ देनी चाहिए और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में, इस स्टेप बाय स्टेप डायग्राम में हम देखते हैं कि होता क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबके पास ये सबसे पहले आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल दिख रहा है। तो ये है आपका स्टार्टिंग मटेरियल। सपोज कोई भी मटेरियल है, जैसे चाहे वो कारपेंटर काम करता हो, चाहे प्लांट में जो भी आपके पास मेटल हो, दैट इज अ स्टार्टिंग मटेरियल। This starting material goes to this manufacturing process. This manufacturing process may be it is called drilling, milling, shaping और लेथ वर्किंग। किसी भी टाइप्स का आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है जिसपे आपका मशीनरी वर्क होगा, टूलिंग वर्क होगा, पावर वर्क होगा और लेबर वर्क होगा। ठीक है, तो आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है। ऑल this starting material goes to this manufacturing process or all these steps are working step by steps in this process। ठीक है, मशीनरी वर्क हो रहा है, आपका टूलिंग प्रोसेस हो रहा है, पावर प्रोसेस हो रहा है या लेबर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद कुछ अमाउंट पे यहाँ से स्क्रैप या वेस्ट निकलते हैं आपके। 2 मिनट होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे आपका स्क्रैप और वेस्ट निकलेगा। इस स्क्रैप वेस्ट का तो आपका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा, आप इसको रिसाइकल करके भी यूज़ कर सकते हो। और आपका प्रोसेस्ड पार्ट जो है, जो प्रोसेस्ड पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। प्रोसेस्ड पार्ट मीन्स जो आपको पार्ट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे साइड के डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग मटेरियल है। ठीक, स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, कुछ वैल्यू एडेड हो रही है, मटेरियल्स इन प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद आपका प्रोसेस पार्ट मिल जा रहा है। ऑल दीज स्टेप्स आर यूजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। So this is the basic concepts of the manufacturing process, or we can say that this is the introduction of the manufacturing process। ठीक है, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ आ गया। कोई स्टार्टिंग मटेरियल था, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंटरमीडिएट पोर्शन में आपका वर्क हो रहा था, मशीनरी हो रहा था, टूलिंग हो रहा था, पावर वर्क हो रहा था, लेबर वर्क हो रहा था, कुछ स्क्रैप निकला और आपका प्रोसेस पार्ट बन गया। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, ट्री डायग्राम ऑफ द, होल्ड कीजिए 2 मिनट। ठीक, तो ये आपका था इंट्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन भी आता है। क्लासिफिकेशन आता है मैन्युफैक्चरिंग या मशीनिंग प्रोसेस का। तो क्लासिफिकेशन के 2 ट्री डायग्राम हैं। मैं 2 ट्री डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यू कैन ईजिली वॉच दिस ट्री डायग्राम इन आवर लैपटॉप स्क्रीन। ठीक, तो पहला है आपका ट्रेडिशनल मशीनिंग, दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। तो फर्स्टली वी डिस्कस दिस ट्रेडिशनल मशीनिंग। सो व्हाट इज दिस ट्रेडिशनल मशीनिंग? ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या होता है? जनरली हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं या कुछ वर्किंग करेंगे। ठीक, और कटिंग का यूज़ करेंगे जो हम डिफरेंट शेप्स में हम प्राप्त कर सकते हैं और एक सर्कुलर शेप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको प्रोसेस का नाम बता रहा हूँ। हम आने वाले यूनिट में इस प्रोसेस को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो आप अभी सिर्फ प्रोसेस का नाम बस देख के रखिए। टर्निंग, और कुछ किसी को पता भी होगा कि कुछ प्रोसेस को हम, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखे भी होंगे या पढ़े भी होंगे या सुने भी होंगे। ठीक है, तो सर्कुलर शेप्स पे हमें विद द हेल्प ऑफ दिस टर्निंग प्रोसेस, दिस बोरिंग प्रोसेस एंड दिस ड्रिलिंग प्रोसेस वी कैन गेट सर्कुलर शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स आप इस
तीन प्रोसेस की सहायता से, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग की सहायता से सर्कुलर शेप्स का ऑब्जेक्ट या सर्कुलर शेप्स का ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और वेरियस शेप्स में मिलिंग होता है, प्लेनिंग होता है, शेपिंग होता है, ब्रोचिंग होता है, सॉइंग होता है, फिलिंग होता है, गियर फॉर्मिंग, गियर जनरेटिंग। सो दीज आर कॉल्ड वेरियस शेप्स ऑफ द कटिंग प्रोसेस और दीज आर अंडर द ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। ये आपके दोनों जो है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंदर में है। ठीक है, अब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या है? सब तो सबसे पहले नॉन ट्रेडिशनल मशीन का जो बेसिक डिफरेंस है, इस पे जो टूल है और वर्क पीस है डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं होता। ट्रेडिशनल मशीन में क्या होता था कि टूल और वर्क पीस डायरेक्ट कांटेक्ट पे होता था, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में जो टूल और वर्क पीस है डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं होता। ठीक, तो क्या क्या मशीनिंग हो सकता है? केमिकल मशीनिंग हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग हो सकता है, लेजर बीम मशीनिंग हो सकता है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो सकता है, वाटर जेट मशीनिंग हो सकता है, प्लाज्मा बीम मशीनिंग हो सकता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो सकता है। ऑल दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट यूनिट और फर्दर यूनिट। ओके, गॉट इट? सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस. We can understand this manufacturing process in our next tree diagram. हम इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दूसरे ट्री डायग्राम की सहायता से एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, तो यह है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, शेपिंग, जॉइनिंग और फिनिशिंग। ठीक है, वो भी जो पहले जो बताया था वो भी एक उसका क्लासिफिकेशन था, एक ट्री डायग्राम था, और ये भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो शेपिंग क्या होगा? एक शेप जो प्रदान करता है फाइनल ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलो कि आपको घड़ा बनाना है। ठीक है, तो आपके पास जो रॉ मटेरियल है मिट्टी, उसको आप क्या करेंगे? फाइनल शेप दे रहे हो। सो ऑल दिस प्रोसेस आर कॉल्ड शेपिंग प्रोसेस। या सपोज आपको ब्रिक्स बनाने हैं, ईंट बनाने हैं, तो दिस इज द अंडर कास्टिंग प्रोसेस ना। So bricks are under casting process. We can say that it is a casting process of the bricks. ठीक, तो जनरली हमको ब्रिक्स वगैरह नहीं करना है। आप मैकेनिकल ब्रांच में हो तो आपको मेटल का कास्टिंग करना है, मेटल का रोलिंग करना है। यहाँ पे आपका वुडन वर्क नहीं रहेगा, ना कोई क्ले वर्क रहेगा, मिट्टी का वर्क रहेगा। ठीक है, तो शेपिंग करोगे तो जनरली आप किसी मेटल को या नॉन मेटल को आप शेपिंग करोगे। ठीक है, तो क्या क्या विद द हेल्प ऑफ these three process, all these process, we can give some shape with the help of this process. Okay, got it? ठीक है, तो ये आपका शेपिंग प्रोसेस है। तो क्या क्या है? कास्टिंग है। कास्टिंग में आपको नेक्स्ट यूनिट 2 है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कास्टिंग। अभी सिर्फ आप नाम बस सुनते चलिए। रोलिंग है, रोलिंग जो रोलिंग करके बनाते हैं, सपोज आपके पास कोई मेटल है, उसको रोल करके कोई शेप दे देना है। फोर्जिंग क्या था कि एक बहुत बड़ा सा, सपोज मान के चलो कोई बहुत बड़ा कुछ मेटल का ऑब्जेक्ट है, जो ऊपर से दबाएंगे, नीचे से दबाएंगे और डिजायर से प्राप्त हो जाएगा। ड्राइंग भी वही है, सिंटरिंग, शीट मेटल प्रोसेसिंग, मशीनिंग, ऑल दिस आर द अंडर शेपिंग प्रोसेस, शेपिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड सेकंड वन इज द जॉइनिंग प्रोसेस। सो what is the joining process? Joining process are also called welding process. ठीक, जॉइनिंग प्रोसेस को हम वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, तो वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट यूनिट्स, है ना। जॉइनिंग प्रोसेस में तो एडहेसिव है, कोई चिपका सकते हो, गैस वेल्डिंग है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है, रिवेटेड वेल्डिंग है, स्क्रू और नट असेंबली है। ये स्क्रू और नट असेंबली आपका वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, नट और बोल्ट के द्वारा आप उसको ज्वाइंट करोगे। ठीक है, तो जनरली विद द हेल्प ऑफ, अब ये मैं इसको थोड़ा सा इनिशियल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक, सो व्हाट इज द वेल्डिंग प्रोसेस? Welding process with the help of heat and power or combination of both. With the help of heat and power or combination of both, we can join metal with non-metal or two non-metal objects. हम किसी पावर या उष्मा या दोनों के कॉम्बिनेशन की सहायता से किसी मेटल या नॉन मेटल को या मेटल को, ठीक, हम जोड़ सकते हैं इस वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा को। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक, और कभी कभी क्या होता है, आप तो ये वेल्डिंग प्रोसेस का आपका डेफिनेशन था।
अब रिवेटिंग क्या होता है, जनरली क्या होता है कि रिवेट यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हम बॉयलर्स में यूज़ कर सकते हैं, या जहाज वगैरह में रिवेट एक कील की तरह यूज़ होता है। जनरली आप कभी भी जहाज मीन्स आपका बोट है ना, जहाज मीन्स बोट, तो बोट में वगैरह रिवेटिंग यूज़ होता है। तो आप गूगल सर्च करोगे तो इसका आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। और स्क्रू और नट तो आप जानते हो, जनरली आपके कुर्सी टेबल वगैरह में नाउ वडेज these are very using, these are large amount of using these screw and nuts in a multiple manufacturing process. Got it? ठीक है, तो ये था आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब लास्ट वन इज द फिनिशिंग प्रोसेस। ऑल दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस ना, माइंड इट, ऑल दिस प्रोसेस आर द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको पिछले ट्री डायग्राम में बताया था, तो पॉलिशिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, नेवलिंग है, प्रिंटिंग है, हीट ट्रीटमेंट है, ऑल दिस इज द फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसी का ट्री डायग्राम का कुछ पार्ट्स, कुछ अंश और बच गया, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ये था आपका ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वही है कास्टिंग, फोर्जिंग, शीट मेटल, फॉर्मिंग, जॉइनिंग। और नॉन ट्रेडिशनल मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉन ट्रेडिशनल ये था केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, प्लाज्मा बीम मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग भी है एक ना, EBM भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस है कि इस नॉन ट्रेडिशनल में वर्क पीस और आपका टूल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आपके सिलेबस पे चिपलेस प्रोसेस और चिप रिमूवल प्रोसेस ये भी दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द चिप रिमूवल प्रोसेस एंड सेकंड वन इज द चिपलेस प्रोसेस। So this diagram shows the chip removal process. You can see that this some amount of chip is removing and this is shown in figure. आपको यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है, कुछ और ये दिख रहा है, दिस इज अ चिप एंड these liquids are also showing in this diagram. This is the cooling, for cooling purpose है ना, for cooling purpose के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक चिप रिमूवल प्रोसेस है। ये सपोज मान के चलो कि यहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है और ये घूम रहा है, लेथ है, सपोज ये लेथ ही है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फिट है और ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, गोल गोल घूम रहा है आपका, जहाँ पे मेरा कर्सर जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे आप समझने की कोशिश करो। तो ये आपका घूम रहा है लेथ पे, और यहाँ से ये जो है ड्रिलिंग कर रहा है, और हम कटिंग फ्लूइड भी दे रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड इसलिए दे रहे हैं कि दिस विल प्रोटेक्ट योर metals as well as heat, to maintain heat, to maintain surface structure. All these process is maintaining by this cutting fluid. ठीक, तो ये कटिंग फ्लूइड के द्वारा मेंटेन हो रहा है, और कटिंग फ्लूइड बहुत तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो इसे भी हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। हम जनरली सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। ठीक है, तो दिस इज अ कॉल्ड चिप रिमूवल प्रोसेस है ना। आप सेकंड वन इज द चिपलेस प्रोसेस। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप बेंडिंग कर सकते हो, शेपिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस हैमर एंड दिस हीट ट्रीटमेंट मेथड। सो आप इस हीट ट्रीटमेंट की सहायता से आप पावर दोगे, इसको बेंड कर दोगे, उसको कुछ डिजायर्ड शेप दे दोगे, तो ये चिपलेस प्रोसेस है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस। तो यहाँ पे एक चिप प्रोसेस है, चिप रिमूवल प्रोसेस है, और नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस है, जो मैं आपको डायग्राम के द्वारा आसानी से समझा दिया हूँ। ठीक है, गॉट इट। You can see these two process in our next slide also. ठीक, first one is the chip removal process. Compressive force is applied to shear of the material in the small piece known as chips. Chips क्या होता है बताया गया है कि जनरली विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल, हम कटिंग टूल की सहायता से कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस फोर्स की सहायता से जो आपका मटेरियल का कुछ पोर्शन है वो आपका बाहर निकल जाता है, या शियर ऑफ हो जाता है, या टूट जाता है। तो दिस इज कॉल्ड चिप्स। और बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जो जनरली जिसे हम बोलते हैं टर्निंग प्रोसेस, शेपिंग प्रोसेस, ड्रिलिंग प्रोसेस, बोरिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस, हॉनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप इस नेक्स्ट चैप्टर में भी ये सब प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ वीडियो, विद द हेल्प ऑफ GIF, with the help of various multimedia options. Got it? Second one is the chipless process.
रिक्वायर्ड फ्रॉम एंड डायमेंशंस ऑब्टेन बाय विदाउट रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। ठीक है, हम अपने डायमेंशंस के हिसाब से जैसा हमें मॉडिफिकेशंस करना है, ठीक है, उस पर हम हीट देंगे, प्रेशर देंगे, फोर्स देंगे, पावर देंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एजेंट्स, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मीडिया यू कैन गेट डिजायर्ड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इन सभी चीज़ों के द्वारा, इन सभी मीडिया के द्वारा, वो मीडिया क्या हो सकता है आपका, हीट हो सकता है, पावर हो सकता है, कटिंग टूल हो सकता है, बहुत सारे कटिंग टूल यूज़ करोगे, जैसे हैमर यूज़ कर सकते हो, बेंडिंग के लिए कुछ पावर हैमर यूज़ कर सकते हो, है ना, और रेड हॉट कंडीशन में आप उसको यूज़ करोगे, कुछ कंडीशंस रहेगी। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस कंडीशंस आप आसानी से एक डिजायर्ड शेप्स का ऑब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड चिपलेस प्रोसेस, जिस पे आपको चिप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या हो सकता है, फोर्जिंग, रोलिंग, स्पिनिंग, स्टैंपिंग, एम्बोसिंग। ठीक है, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम चिपलेस प्रोसेस। ठीक, तो आपको चिप प्रोसेस, चिप रिमूवल प्रोसेस समझ आ गया होगा। ये चिप रिमूवल प्रोसेस है, दिस वन इज अ चिप रिमूवल। 2 मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड। ये आपका चिप रिमूवल प्रोसेस एंड दिस वन इज द चिपलेस प्रोसेस। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब क्या है। अब दोनों में डिफरेंस पढ़ना है, जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स है, या ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स बोलता हूँ, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कन्वेंशनल में क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टूल और वर्क पीस का। जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो वो सीयर प्रोसेस के द्वारा आपका, अब सीयर क्या होता है, जनरली एक फोर्स अप्लाई करके एक दूसरे वर्क पीस पे बोल सकते हो, टूल के द्वारा फोर्स अप्लाई करके वर्क पीस से कुछ ऑब्जेक्ट को रिमूव करना, ये डिजायर से प्राप्त करना विद द हेल्प ऑफ चिप रिमूवल प्रोसेस। तो ये कहलाता है आपका सीयर प्रोसेस। ठीक है, तो हम सीयर डिफॉर्मेशन के द्वारा, ठीक, सीयर डिफॉर्मेशन के द्वारा हम, या चिप रिमूवल प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे हम डिजायर्ड शेप प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि कोई चिप रिमूवल प्रोसेस नहीं होता, चिप रिमूवल प्रोसेस नहीं होता है, और चिप रिमूवल प्रोसेस भी नहीं होता है, साथ ही साथ कोई चिप फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक, और डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होता है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वही है कि आपका फिजिकल, यहाँ पे कुछ फिजिकल टूल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कटिंग टूल, लेथ मशीन वगैरह में कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिकल टूल नहीं होते हैं। ठीक है, वो फिजिकल टूल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं, आपकी लेज़र के फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकते हैं, एयर के फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हो सकते हैं, वाटर प्रेशर के फॉर्म में हो सकते हैं। वो कोई एक टूल के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पॉइंट है कि आपका जो कटिंग टूल है, जैसे आप किसी चीज़ को, जैसे आप सपोज मान के चलो कि सब्जी को काट रहे हो, एक ककड़ी को काट रहे हो एक चाकू से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ककड़ी को काटते हो तो आपका जो ककड़ी है वो सॉफ्ट होता है और आपका जो चाकू है वो हार्ड होता है। तो सेम चीज़ आपका कन्वेंशनल मशीनिंग में भी होगा। तो थर्ड पॉइंट वही बता रहा है कि आपका जो कटिंग टूल है हार्डर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नॉन कन्वेंशनल में तो भाई है कि कोई फिजिकल टूल तो होता ही नहीं है। वो फिजिकल टूल लेजर के फॉर्म में हो सकता है, मशीनिंग के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कटिंग टूल है वो हार्ड हो यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है। अब यहाँ पे मटेरियल रिमूव होगा आपका कटिंग फोर्स के कारण। एनर्जी, कटिंग फोर्स जितना ज़्यादा दोगे एनर्जी क्रिएट होगा, सीयर होगा और आपका चिप रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जरूरी आपका जो नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एनर्जी तो रहेगा आपका, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी नहीं रहेगा। वो एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी हो सकता है, वो एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो सकता है, अल्ट्रासोनिक हो सकता है, बस वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस
और है, नेक्स्ट स्लाइड में और देख रहे हैं हम। ठीक, यहाँ पे वही है डायरेक्ट टूल, जो मैं पहले ही बताया था कि टूल का और वर्क पीस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो उसकी एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश कम होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस जो है पहले से जो फिनिश सरफेस है उसको भी प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक, साथ ही साथ इस नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या है कि ये फिनिश्ड पार्ट होते जाता है तो फिनिश पार्ट को इफेक्ट नहीं करता है। और होता क्या है कि आपका जो ट्रेडिशनल मशीनिंग है, ट्रेडिशनल मशीनिंग को आप किसी भी टाइप्स के मटेरियल में यूज कर सकते हो, ये सस्ता प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन आप नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में आप किसी भी टाइप का मटेरियल यूज नहीं कर सकते, हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन में, लेजर बीम में, क्योंकि हाईली रिफ्लेक्टिव करोगे तो क्या होगा, सपोज मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूं, ये जैसा मान के चलो ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, और वर्क पीस हाईली रिफ्लेक्टिव है। अब आपका लेजर, यहाँ पे लेजर अप्लाई हुआ, यहाँ पे लेजर अप्लाई हुआ, तो लेजर जैसे ही अप्लाई होगा हाईली रिफ्लेक्टिव प्रोसेस रहेगा, तो यह इलेक्ट्रॉन अप्लाई हुआ तो हाईली रिफ्लेक्टिव प्रोसेस जो रहेगा उसके कारण क्या होगा, हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, उसके कारण क्या होगा, 2 मिनट, तो उसके कारण क्या होगा, वेट, तो उसके कारण क्या होगा कि ये लेजर जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको डिजायर्ड शेप प्राप्त नहीं होगा। तो आप किसी भी प्रकार का हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है ना, या बोल सकते हैं कि किसी भी शेप्स के मटेरियल को आप यहाँ पे फिनिश नहीं कर सकते, डिजायर्ड शेप नहीं दे सकते, ये आपकी कंडीशंस है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज मान के चलो कि मैं आपका क्लास लेता हूँ फिजिकली, ठीक, तो वहाँ मैं आपको जो बोलूँगा आप उसको करोगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके डायरेक्ट कांटेक्ट पे हूँ, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सपोज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि आप मेरी बात मानो, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट पे हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आप लेज़र जो यहाँ पे हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो लेज़र रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका डिजायर्ड शेप प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली लेज़र, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत महंगे महंगे मशीन्स हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि टूल लाइफ जो है, सॉरी, टूल जो है टूल कॉस्टली होता है, इसका टूल सस्ता होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते हैं तो टूल लाइफ इसका मोर है, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है तो रफनेस बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इसका टूल लाइफ कम होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट कांटेक्ट है तो मटेरियल का वियर ज़्यादा होगा, चिप ज़्यादा रिमूव होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट है तो मटेरियल का रिमूवल कम होगा, मटेरियल का रिमूवल कम होगा, मटेरियल का लॉस कम होगा, मटेरियल का वेस्ट कम होगा। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट है तो क्या होगा, मटेरियल में साउंड ज़्यादा आएगा, ये सॉरी प्रोसेस में साउंड ज़्यादा आएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट है तो साउंड कम आएगा, हम एकदम कंप्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते, वी कांट रिमूव द नॉइज कंप्लीटली, बट वी कैन मिनिमाइज दिस विद द हेल्प ऑफ दिस नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट लोअर होगा क्योंकि नॉर्मल सा हैमर लगना है, आपका वर्क पीस रहेगा, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े हायर कैपिटल कॉस्ट लगेंगे क्योंकि लेज़र आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं। ठीक है, या इसका सेटअप आसान होता है, इसका सेटअप कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि महंगा है तो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। ठीक है, अब इसे कोई भी कर सकता है, इसको स्किल वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेट करने के लिए, आपको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एक डिज़ायर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, ये मैनुअल होता है, ये ऑटोमेटिक होता है ना। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये सब इसके डिफरेंस है, तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, और ये 5 या 10 मार्क्स में आता है, 5 या 10 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। ठीक, तो सो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक जनरेटिंग प्रोसेस होता है। जनरेटिंग मीन्स आपका कोई चीज जब जनरेट कर रहा है, ठीक है, और जनरेट कैसे करेगा, जनरेट ऐसे करेगा जब कटिंग टूल मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है वर्क पीस ज्योमेट्री इज डिपेंडेंट ऑन द फीड ट्रेजेक्टरी और मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल। तो वर्क पीस की ज्योमेट्री है वो
कटिंग टूल के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ऐसे प्रोसेस को हम जनरेटिंग मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट टर्निंग ऑपरेशंस हैं जो आपके डायग्राम में दिख होगा। Various diagrams are representing in our these generating process, or these can be the turning, taper turning, peripheral milling, profile milling. Also these are the example of the generating process. ठीक है, तो ये स्ट्रेट टर्निंग है, आपका टूल मूवमेंट करता है। टेपर टर्निंग है, टूल मूवमेंट कर रहा है, कंटूर में है, तो ये कंटूर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक कंटूरिंग फॉर्म में है। प्लेन मिलिंग है, यहाँ पे भी टूल मूव कर रहा है। प्रोफाइल टर्निंग है, यहाँ पे भी प्रोफाइल मूव कर रहा है। तो जनरेटिंग प्रोसेस में कटिंग टूल है ना मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसे जनरेटिंग प्रोसेस बोले हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा स्ट्रेट टर्निंग, टेपर टर्निंग, कंटूर टर्निंग, प्लेन मिलिंग और प्रोफाइल मिलिंग, सबका आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको देख लीजिए और आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर्मिंग मेथड। अब डिपेंड करता वहां पे क्या था, यहाँ पे देखिएगा जनरेटिंग प्रोसेस पे कटिंग टूल के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा था, है ना। जनरेटिंग प्रोसेस में कटिंग टूल के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे जो है वर्क पीस का जो बनना ज्योमेट्री है वो डिपेंड करेगा कटिंग टूल के ज्योमेट्री पे। यहाँ पे मूवमेंट नहीं, कटिंग टूल के ज्योमेट्री पे। तो आप देखिएगा ये ड्रिलिंग प्रोसेस पे ज्योमेट्री दिख रहा है, इसी शेप का आपको फिर ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, या कोई गियर बनाना है तो गियर शेप का आपको टूल लेना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब आपके टर्निंग, ब्रोचिंग, ड्रिलिंग, ठीक, तो ये सब आपका डिपेंड करेगा। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा कटिंग टूल के ज्योमेट्री पे। यहाँ पे पहले वाले में जो था जनरेटिंग में टूल मूवमेंट था, यहाँ पे टूल ज्योमेट्री है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको दिख रहा होगा इस स्लाइड पे। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स है आपका, कॉम्बिनेशन है दोनों का। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दे रहा हूँ, नीचे ही कर देता हूँ तब आपको समझ आएगा। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मिंग एंड जनरेटिंग प्रोसेस। तो ये कॉम्बिनेशन है थ्रेड कटिंग ऑन लेथ और स्लॉट मिलिंग। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फॉर्मिंग और जनरेटिंग का कॉम्बिनेशन क्या है, तो थ्रेड कटिंग लेथ पे और स्लॉट मिलिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहला मटेरियल है फेरस मटेरियल। तो स्टील और जितने भी टाइप के स्टील्स हैं और कास्ट आयरन हैं वो सब फेरस मटेरियल कहलाते हैं। तो स्टील और कास्ट आयरन को छोड़ दें, स्टील और कास्ट आयरन को छोड़ दें। और ठीक है, स्टील में बहुत सारे हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, रफ स्टील, ठीक है ना, रफ कार्बन बहुत सारे हैं। ठीक, पिग आयरन, तो ये सब स्टील के टाइप्स है। और कास्ट आयरन में है वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम इसे दूसरे यूनिट में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो फेरस मेटल में क्या होता है, स्टील और कास्ट आयरन होता है। अब स्टील और कास्ट आयरन को छोड़ दे तो जितने भी मेटल बचे वो आपके नॉन फेरस मटेरियल कहलाते हैं। एल्यूमिनियम अच्छे से याद रखिएगा ना, फेरस मेटल मतलब स्टील और कास्ट आयरन। आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको लास्ट तक याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि फेरस मेटल में स्टील और कास्ट आयरन ही बस आते हैं, और जो बचा दूसरा मेटल वो नॉन फेरस मटेरियल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकेल, सुपर एलाइज, रिफ्रैक्टिव मटेरियल, ब्रॉन्ज, सिलिका, ब्रॉन्ज, जितना भी है वो है। और प्लास्टिक भी है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग इलास्टोमर्स। तो थर्मोप्लास्टिक में एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलीथीन, ABS, एपॉक्सीज, पॉलीमाइड्स थर्मोसेटिंग में है। ठीक है, रबर, सिलिकॉन्स, ठीक, ये सब आपके प्लास्टिक है। सिरेमिक, ग्लासेस, ग्रेफाइट, डायमंड, क्यूबिक, CBN, क्यूबिक बोरॉन, नाइट्राइड हो गया। कंपोजिट मटेरियल में रेनफोर्स मटेरियल, मेटल, सेरामिक, कंपोजिट मटेरियल्स है, नैनो मटेरियल्स है। तो ये सब मटेरियल के टाइप्स हैं, फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, कंपोजिट्स, नैनो मटेरियल, शेप, मैग्नीज, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सब मेटल है। अब ये सब मेटल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग मेटल की अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, मैं आपको
तो मैं आपको स्ट्रेंथ पहले एक नॉर्मल वे में, सपोज मैं आपको 2 स्टूडेंट्स हैं, कोई गलती कर दिए, ठीक है, एक पतला दुबला स्टूडेंट था और एक हट्टा कट्टा स्टूडेंट था, ठीक। गलती किया तो उसके कारण मैंने उसको पनिशमेंट दिया और एक स्लैप मारा, ठीक। जो पतला दुबला स्टूडेंट था गिर गया और जो हट्टा कट्टा स्टूडेंट था स्ट्रांग रिजिड रहा वो, ठीक। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि यार उसकी स्ट्रेंथ ज़बरदस्त है। तो सेम चीज़ आपका मेटल में भी होता है, ठीक। मेटल में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन में क्या होता है कि वो जितना देर तक जितना सह सके फेल्योर कंडीशन को, ठीक है, फेल होने तक, क्रैक होने के कंडीशंस को या टूटने के कंडीशंस को या ब्रेक होने के कंडीशंस को जितना सह सके वो कंडीशंस उतना देर में आए, दिस एबिलिटीज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। अब तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेल्योर, यही है जो फेल्योर को रजिस्ट करके रखता है ना। तो जितना ज़्यादा फेल्योर को रजिस्ट करेगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। दिस आर कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब डक्टिलिटी क्या होता है, अब डक्टिलिटी सपोज क्या होता है, किसी चीज़ को आप खींच रहे हो और वो खिंचा रहा है, उसमें वो खिंचा रहा है, लेकिन वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा ना वो। सपोज किसी मान के चलो कि किसी चीज़ को खींच रहे हो, जैसे आप च्युइंगम खाते हो, च्युइंगम को खींचते हो, खींच रहे हो, तो च्युइंगम को जितना खींचोगे, ठीक ना, च्युइंगम को जितना खींचोगे उसके ब्रेकिंग कंडीशन से पहले तक, ठीक, तो उसकी डक्टिलिटी कहलाएगी। लेकिन वो अपनी इनिशियल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। जहाँ पे आप छोड़ोगे, जहाँ पे फोर्स आप रिमूव कर दिए, फोर्स हटा दिए, वहीं पे वो च्युइंगम भी रुक जाएगा, ठीक। तो डक्टिलिटी है तो क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इंक्रीज इन द लेंथ, डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑकर्स टेंसाइल फोर्स आर इन्वॉल्व। तो हम च्युइंगम में टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, उसका एरिया कम हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, जैसे ही ये फोर्स को हम हटा दिए तो वहीं पर वो रुक गया और वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं आया वो। दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अब मेलेबिलिटी क्या होता है, मलना, एक टाइप का मसल देना। तो जब कभी भी आप मलना मसलना कैसे करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। तो जब कभी भी आप किसी मटेरियल को थिन शीट्स में, ठीक है, मटेरियल को फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा सभी डायरेक्शन में, ठीक है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इन ऑल डायरेक्शन एंड डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। तो अब मेलेबिलिटी वही है, मल के फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। मल के मेलेबिलिटी मतलब मल के मतलब मसल के, उसको विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्स यू कैन चेंज इनटू थिन शीट्स, ठीक है। अब ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस में डक्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है। हो क्या रहा था कि जैसे सपोज च्युइंगम को आप खींच रहे थे, खिंचा रहे थे, ऐसा कोई मटेरियल जैसे आप किसी को खींचते हो, सपोज मान के चलो कि आपका कपड़ा, ये सब मेटल में होता है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको कपड़े की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कपड़ा जो है, या सपोज कागज मान के चलो, कागज को आप खींच रहे हो, तो कागज जैसे खिंचाएगा थोड़ी, वहीं पे फट जाएगा वो, उस पर डक्टिलिटी एब्सेंस रहेगा और मटेरियल वहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक ना, बिना कोई वार्निंग दिए। आप कागज को खींच रहे हो लेकिन कागज इलोंगेट नहीं हुआ और वहीं पे वो ब्रेक हो गया। दिस आर कॉल्ड द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो आपको ब्रिटलनेस भी समझ आ गया, स्ट्रेन समझ आ गया, डक्टिलिटी च्युइंगम वाला एग्जाम्पल था, मेलेबिलिटी मतलब मल देना, ब्रिटलनेस मतलब कागज वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इलास्टिसिटी जैसे स्प्रिंग, आप एक्सटर्नल फोर्स दिए, खिंचाया, जैसे ही छोड़े आपको इनिशियल पोजीशन में आ गया, ठीक है, वो हो गया इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भी वही है कि सपोज मान के चलो आप कोई ऐसे चीज को खींच रहे हो, है ना, जैसे आप मिट्टी के कुछ, जैसे आप सपोज मान के चलो कि आटे का लोई बनाया हो, उसको खींच रहे हो और मटेरियल जो है अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आया और परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। या मेटल है, मेटल को ठोक पीट के उसका शेप चेंज कर दिया और उसके ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आया,
ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन ही प्लास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है। और टफनेस क्या होता है? टफनेस क्या होता है? शॉकिंग लोडिंग कंडीशंस में शॉकिंग को एब्जॉर्ब करती है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है वो टफनेस कहलाता है। ठीक है, टू एब्जॉर्ब लोड शॉक्स। तो आप ध्यान देना, जो शॉकअप वॉकअप रहता है, गाड़ी का शॉकअप रहता है, उसकी टफनेस बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अब हार्डनेस क्या? हार्डनेस और स्ट्रेंथ डिफरेंट है ना, हार्डनेस और स्ट्रेंथ। ठीक, तो हार्डनेस क्या है? ऐसा मटेरियल जिसपे ना तो कोई स्क्रैचेस होते हैं, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन का मार्क्स होता है, ना कोई निशान पड़ता है, चिन्ह पड़ता है, तो ऐसे मटेरियल को हम हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो कि मैं आपके बॉडी में एक ब्लेड से काटा और एक पत्थर को ब्लेड से काटा, तो आपके बॉडी में निशान आ जाएगा, पत्थर में निशान नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको हार्डनेस, उसकी पत्थर की हार्डनेस ज़्यादा है, आपकी बॉडी की हार्डनेस कम है। मशीनेबिलिटी। अब मशीनेबिलिटी क्या है? मशीन होने की एबिलिटी, मतलब डिफॉर्म होने की एबिलिटी। ठीक, मतलब वो जैसा शेप होने की एबिलिटी, जिस शेप में आप ढालना चाहो वैसा शेप बन जाएगा आपका, विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग प्रोसेस, प्रेसिंग प्रोसेस और रोलिंग प्रोसेस। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। स्टिफनेस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन को जो रेजिस्ट करता है वो स्टिफनेस कहलाता है। और रेजिलेंस क्या है? एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन टिल इलास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज तक जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है वो एबिलिटी कहलाती है। तो मैं इसको अब डायग्राम में थोड़ा समझाना चाहूँगा, रेजिलेंस टफनेस को। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। उसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है, सी है, डी है अपर यील्ड पॉइंट, और यहाँ से नेकिंग होगा, क्रैक होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। एक कोई जैसे मेटल है, मेटल पे आप वर्क कर रहे हो तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस करता है, फिर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करता है। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, या इलास्टिसिटी उसमें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लोअर यील्डिंग पॉइंट, अपर यील्डिंग पॉइंट, और इसके ऊपर जाओगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो आप सॉम में पढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़े होंगे। ठीक है। अब इससे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो इस इलास्टिक रेंज तक, ठीक है, इस इलास्टिक रेंज तक जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो इलास्टिक रेंज तक वो कर्व है वो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस कहलाता है। ठीक है। और इस पूरा एफ तक, फ्रैक्चर पॉइंट तक, उस फ्रैक्चर पॉइंट तक होता है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ठीक है, टफनेस मतलब उसकी एबिलिटी कहाँ कितना ज़्यादा सह सकता है वो। ठीक है, तो टफनेस को मैं ये भी बताया था, एबिलिटी टू मटेरियल टू ऑब्जॉर्ब लोड और शॉक, कितना ज़्यादा सह सकता है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो यही दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत कोई मटेरियल है तो बहुत देर में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे लास्ट तक ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, कोई हार्ड मटेरियल रहेगा, कोई अच्छी टफनेस का मटेरियल रहेगा तो। ठीक, तो ये था आपका विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ना, और ऑल्सो विद द गिवन माई एग्जाम्पल। ठीक, तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमने एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशंस थे, क्लासिफिकेशन के एक और डायग्राम थे। ठीक है, ट्रेडिशनल मशीनिंग था, फिर क्लासिफिकेशन, चीप रिमूवल प्रोसेस, चीप प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस है बता दिया हूँ, सीपलेस प्रोसेस भी बता दिया हूँ, डिफरेंस बता दिया हूँ ट्रेडिशनल मशीनिंग और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में, जिसे हम कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जनरेटिंग प्रोसेस बता दिया हूँ, 5 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो with given this diagram you can easily understand the what is forming process and what is generating process, and combination of forming and generating process are also shown in this slide। ठीक, ये हम भी पढ़ चुके हैं। what types of materials are used in our manufacturing process, ये भी हम देख चुके हैं। ferrous material, non ferrous material, plastic material, all these materials are used in manufacturing process, and every material has different mechanical properties। okay,
और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बता दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या है सबको मैं विद द गिवन एग्जांपल, विद द गिवन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद respect to this modulus of toughness and modulus of resilience, ठीक है, एंड दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेन। यहाँ से फिर उसका स्ट्रेंथ कम होने लगता है और यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला यूनिट। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सो आज के लिए गाइस इतना ही, बस थैंक यू। आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स भी शेयर कर चुका हूँ मैं। ओके, थैंक यू।